सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी उन्नतकुसुमद द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। ये चार पंक्तियाँ हमारे भारत के बारे में सब कुछ कहती है। वंदे मातरम, उस भारत की मातृभूमि को नमस्कार है। कैसी है वह माँ? सुजलाम, जहाँ पर मीठा ठंडा निर्मल जल नदियों में निरंतर प्रवाहमान है। जब आपको पीने के लिए पानी ना मिले तब लगता है कि परतंत्रता कितनी भयंकर चीज होती है। जब आप कुएं पर खड़े हों और आपको वहाँ से भगा दिया जाए, पीते हुए पानी के व्यक्ति को लात मार करके गिरा दिया जाए, तब लगता है कि स्वतंत्रता चाहिए। आज जब हम इस भारतवर्ष की भूमि पर बैठ करके 78 वर्ष पूर्ण होकर के 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के, हम देखें कि सुजलाम, जल की शुद्धता, निर्मलता, उसकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता आज भारत में कितनी है। अगर हम देखते हैं, दिखाई देता है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो लगातार जब हम नदियों में प्रवाहित करते हैं तो भारत माँ का कोई ना कोई एक अंग ऐसा है जो कुपित होता है। जल ही जीवन है, कई बार सुना है, और साफ पानी पीने को ना मिले तो दिक्कत होती है। सुजलाम सुफलाम, दूसरा शब्द लिया है, फल में इतनी ताकत हो कि हम संतति पैदा कर सकें। आज हम जो पेस्टिसाइड वाला भोजन करते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उससे हमारे अंदर का फर्टिलिटी रेट गिरता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों की जो आती हैं, भारत में कीटनाशक का व्यापार करती हैं, बीज का व्यापार करती हैं। आज हमारे पास वो ताकत नहीं रही कि हम खेत से उत्पन्न होने वाले दाने से दोबारा दाना संग्रहित कर सकें। जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स के माध्यम से ऐसे सीड मालसेंटो कंपनी आप सबके बीच में रखती है कि आपको उसमें से फसल तो ज़बरदस्त मिलेगी, लेकिन उस फसल में बीज नहीं मिलेगा।
बीज आपको हमसे लेना पड़ेगा। ये जो पराश्रितपना है, ये जो परतंत्रता है, ये बड़ी खतरनाक है। गुरुवर कहते थे किसान खेती में फसल पैदा करे और उसमें से बीज संग्रहित न कर पाए, भारत का दुर्भाग्य है। आज हम वैसी फसलें अपने देश पर बोते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में अन्न निकलता है, लेकिन अफसोस है बीज नहीं निकलता। बीज खरीदने के लिए हमको फिर उन कंपनियों के पास जाना पड़ेगा जिसका एक सबसे बड़ा नाम मालसेंटो कंपनी है। वह मालसेंटो कंपनी के बारे में भारत के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जानकारी होगी कि भारत की जीडीपी का 5 गुना व्यापार मात्र वो अकेली कंपनी बीज बेच करके करती है। आप अगर इसकी कल्पना भी करेंगे और ढंग से विचार करेंगे तो सुफलाम जो शब्द है ये सड़े फल के रूप में दिखाई देने लगेगा। पढ़ते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, लेकिन आँख खोल करके देख नहीं रहे। बाज़ार में जो आप स्वीट कॉर्न खाते हैं, बाज़ार में जो आप जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स खाते हैं, उन फूड्स के माध्यम से जो आपके अंदर विशेष प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपने देखा ये जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स खाने के कारण बच्चियों की हाइट बढ़ना बंद हो गई। 5 फुट 4 इंच की बेटी दिख जाए बड़ा सौभाग्य है। बच्चियां 4 फुट 11 इंच, 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच। इसके बाद बेटियों की हाइट बढ़ाने के लिए उनको हील वाले सैंडल पहनाने पड़ते हैं तो वो बराबर की दिखाई देते हैं, नहीं तो बराबर की बेटियां दिखाई नहीं देती। अपने आप में इतना विचारणीय प्रश्न है कि हम जिस भोजन को करते हैं उसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने जिस तरीके का पेस्टिसाइड मिलाया, उससे जो ये भावना थी कि मेरी माँ, मेरा वह भारतवर्ष, वह मेरी भारत की भूमि सुजलाम सुफलाम ऐसा फल दे कि हम कहीं पर भी जाएं और तोड़ करके फल खा सकें। कहीं भी जाते थे रास्ते में आम के, अमरूद के, अंगूर के इतने वृक्ष होते थे, इतने वृक्ष होते थे कि कहीं पर भी कलेबा लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रास्ते में छोटा सा एक पुड़िया में नमक रख लिया और अमरूद खोला, उसको हाथ से मुक्का मार करके फोड़ा, उसी में नमक मिलाया, 4 अमरूद खाए, साफ पानी पिया और आगे बढ़ गया इंसान। आज एक अमरूद 50 रुपए से कम का नहीं मिलता। बिना पैसे के पेट भरना मुश्किल है। भारत माँ के लाडलों का ये भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवस पर एक चिंतन का विषय आप सबके बीच में है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हिमालय की तराई पर मलयगिरी का चंदन और वह शीतलता जो मिलती थी, जब जाते थे कहीं हिमालय की तराई पे बैठते थे तो तराई पर बैठने पर योगी लोग ध्यानस्थ हो सकते थे। आज वहाँ पर आतंकवाद और अलगाववाद खड़ा हुआ है। आज हिमालय की तराई पर जाकर के आप बैठेंगे तो आपको सबसे पहले कमांडोज से मुकाबला होगा। उनको इस बात का भय रहता है कहीं दूसरी तरफ से कोई आ करके हमला ना कर दे। भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं। भारत के मानचित्र में जो सिर बना होता है ना, एक ऐसा जैसे एक चिड़िया बैठी हो बहुत बड़ी, उसका आधा से ज़्यादा भाग पाक कंट्रोल पे चला गया। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप कहते हैं LOC, आधा भाग भारत का ये अलगाव और आतंकवादी खा गए। वहाँ की शांति भी खा गए, वहाँ की ठंडक भी खा गए, वहाँ का जल भी खा गए, वहाँ के फल भी खा गए। भारत माँ ऊपर से अगर कोई आपको जकड़ दे, ऐसी जकड़ी हुई खड़ी हुई सी दिखाई देती है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला,
एक और शब्द लीजिएगा, वह पूरी की पूरी भूमि हरी भरी दिखाई देती रहे। आज आप देखिए, लैंड स्लाइडिंग में और मानव के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रयोग स्थलों के कारण आज धराली गांव धरा का धरा रह गया। देखते देखते पूरे के पूरे गांव को बाढ़ की चपेट में आया और कितने परिवार, कितनी व्यवस्थाएं, कितनी आकांक्षाएं नष्ट हो गई। मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी। शब्द जब संस्कृत के हैं लेकिन इतने सुंदर और व्यवस्थित हैं कि इस भारत की भूमि पर चंद्रमा की चांदनी की जो शीतल ठंडक है, शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी, वह पूरी की धरती पुलकित हो रही है। आज ठंडक में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो जहर वाली भूमि में सांस लेना मुश्किल है। बंद कमरे में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। न अंदर रह सकते हैं न बाहर जी सकते हैं। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी मातरम वंदे मातरम। जब आप इसका सही अर्थ ढूंढेंगे और बाजार में ढूंढेंगे, विदाउट पेस्टिसाइड का कोई एक लौकी भी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। ऑर्गेनिक खाना और सही तरीके से पूरा जीवन जी जाना, ये भारत में रहकर के अगर कठिन हो गया तो विदेशों में तो और कठिन हो गया। आज हम इस भारत की वसुंधरा में 78 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण कर चुके। इतिहास के फुटबैक पे दिखाता हूं आपको। सबको इस बात में 15 अगस्त को लेकर के इतनी खुशी होती है कि 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली, लेकिन इतिहास कहता है कि 15 अगस्त ही क्यों चुना? इसके अलावा क्या कोई दूसरा दिन हम नहीं चुन सकते थे? तो आपको जानकारी होगी कि भारतीय ज्योतिषियों ने 3 जून 1948 का दिन चुना था भारत की स्वतंत्रता के लिए। 3 जून 1948 का दिन चुना था कि उस दिन हम सुव्यवस्थित नक्षत्रों के बीच में भारत की स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये बात भांपने लगी थी कि 3 जून 1948 तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अगर उतना दिन हो गया तो आतंकवाद इतना दिखाई देगा कि हम यहाँ से वापस लौट नहीं पाएंगे। तो आनन फानन में माउंट बेटन को यहाँ पर भेजा, लॉर्ड माउंट बेटन, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र किया, जिन्होंने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया, व्यवस्थाएं बनाई। उन माउंट बेटन की एक अतृप्त आकांक्षा थी, क्योंकि जापान को लॉर्ड माउंट बेटन की अगुवाई में लंदन में सरेंडर करवाया था। तो लंदन में सरेंडर करवाया था, वो दिन भी 15 अगस्त था। इसलिए माउंट बेटन चाहते थे कि 15 अगस्त के दिन इसको आज़ादी मिले। तो 15 अगस्त और माउंट बेटन दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए। जब ज्योतिषों से इसका मुहूर्त सुधवाया तो वो काला दिवस निकला। 15 अगस्त को आज़ादी मतलब अपने आप में एक दरिद्र भारत का उदय। जब ये बात ज्योतिषाचार्यों ने कही तब माउंट बेटन तैयार नहीं हुए। तैयार नहीं होने पर ज्योतिषाचार्यों ने उसका एक काट निकाली। बोले कोई बात नहीं, हम 15 अगस्त को ही आज़ादी स्वीकार करेंगे, लेकिन दिन के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे। 12 बजने पर कुछ मिनट पूर्व में ही, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ रात के 12 बजे दिन पलट जाता है और हमारे यहाँ की चौघड़ियाँ सुबह 6:30 बजे के बाद जो है वो अपना नया दिन दिखाती हैं।
तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आज़ादी अगर 15 अगस्त को मिली तो वो हमारे भारत के लिए एक गलत निर्णय होगा। तब आधी रात को आज़ादी हम सब ने स्वीकार करी। आप इस तथ्य को कितना जानते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुदेव के पास जब हम लोग बहोरी बंद में थे तब एक पुस्तक आई, आधी रात को आज़ादी, मार्केट पर अवेलेबल है। आप जब कभी भी पढ़ना चाहते हैं इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। भारतीय ज्योतिष में अभिजीत मुहूर्त में 14 अगस्त की रात्रि में 11:43 पर हमने आज़ादी स्वीकार कर ली। देश आज तक 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चूँकि रात में संयोजना बन नहीं रही थी, लेकिन लेना तो हमको 14 अगस्त के दिन था। तो भारत का वास्तविक स्वतंत्रता दिवस तो 14 अगस्त की रात को 11:43 पर मनाया जाता है। जब आप आधी रात को आज़ादी पढ़ेंगे तब आपको ऐसे बहुत सारे तथ्य दिखाई देंगे कि हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ठीक वैसे ही जैसे कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि में भगवान वर्धमान स्वामी को निर्वाण हुआ और उनके निर्वाण कल्याणक की पूजन हमने दूसरे दिन सुबह मनाई। 14 को निर्माण हुआ और अमावस को पूजन मनाई। ऐसे ही 14 अगस्त की रात को आज़ादी स्वीकार करी, हस्ताक्षर हुए, एक दूसरे के गले मिले और आज़ाद भारत कहलाने लगा। इसमें सबसे बड़ी एक और चीज़ दिखाता हूँ कि महात्मा गांधी इस बड़े मौके पर उपलब्ध नहीं थे। महात्मा गांधी के सामने भारत आज़ाद नहीं हुआ। महात्मा गांधी कहाँ चले गए? उनको कौन सा काम आ गया? उनको कौन सी जवाबदारी ने पकड़ लिया कि आज़ादी मिल रही थी भारत देश को और वो उस सभा में नहीं थे? महात्मा गांधी अपने सिद्धांतों के पक्के निकले। रात को 9 बजे वो सोने चले गए। बोले मेरे सोने का टाइम हो गया है, अब मैं सुबह ठीक 5 बजे बात करूंगा, इस बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांत दिखाए कि 9 बजे सोना मतलब सोना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने उस दिन भी दिखाया कि अपनी दैनिक जीवनचर्या में सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट के मामले में महात्मा गांधी ने उस वक्त जो मिसाल दी थी, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल का अपना काम कर रहा था, एनडीए ज्वाइन किया, वहाँ पर 3 साल मुझे रहने को मिला, तब सबसे पहले मुझे यही बात बताई गई कि सबसे पहले सीखना है अव्वल दर्जे का टाइम मैनेजमेंट। लोग अपने टाइम को अगर व्यवस्थित नहीं बना पाते हैं, जापानियों से सीखिएगा। अगर उनको 8 बजे किसी मंच पर बैठना है तो 7:58 पर वो मंच के किनारे खड़े मिलेंगे। क्यों? हमारे यहाँ का नियम है, हम टाइम मैनेजमेंट से चलते हैं। उन्होंने यहाँ की ट्रेनें अगर 30 सेकेंड लेट हो जाए, कितनी लेट? सिर्फ 30 सेकेंड अगर वहाँ जापान की ट्रेन लेट हो जाए तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को पैसा रिफंड कर देते हैं, जो सफ़र करने वाला है, कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी अगर समझने और सीखने की कोशिश करेंगे, पता नहीं क्यों गद्दारी दिमाग पर बैठी रहती है सभी लोगों के। जब पता है कि विद्यालय 7:30 बजे खुलता है, तो अगर मान लो बच्चा 7:45 पे आ रहा है और शिक्षक 8:15 पे, अभी आप महात्मा गांधी के अंतर्भाव को समझ नहीं रहे। राष्ट्र को उन्नत करना है, हर एक इंसान का पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले समय प्रबंधन को सीखे। आपके घर के अंदर 1000 दिक्कतें होंगी, लेकिन यहाँ विद्यालय में अगर 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं और कोई शिक्षक 5 मिनट लेट आया, तो 400 गुणे 5 करने पर आपको पता चलेगा कि आपने 400 बच्चों का 5-5 मिनट ले लिया।
इस चीज़ से आपको शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें हमेशा समय प्रबंधन के साथ चलना है। जब डिफेंस एकेडमी में मैं ज्वाइन की मुझे सबसे पहले सिखाया गया 4:45 बजे 4:40 पर वो मुझे विसिल बजा करके उठाते थे और कहते थे कि 5 बजे तुमको फ्रेश होकर के नहा करके वॉशरूम से बाहर निकल आना है। 20 मिनट में वॉशरूम से बाहर निकलना है, उसमें आपको आपकी पॉटी भी करनी है और नहा भी लेना है। और जो वॉशरूम होते थे वो 3 तरफ से कपड़े के होते थे और सामने का जो गेट था वो बाहर खुलता था, बाहर से बंद होता था, उसमें मैग्नेट लगे रहते थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि 5 बज गया है तो पीछे से जो ऑफिसर होता था वो एक लात मारता था, अंदर का आदमी बाहर के गेट से सीधे बाहर खड़ा दिखाई देता था। बोले जब आपको 20 मिनट मिला था, 20 मिनट में अपना काम कर लेना चाहिए था। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया, पीछे से लात पड़ी, आदमी गेट खोल करके बाहर। पहली बार जब मैंने ये दृश्य देखा, पहली बार में ही बिना लात खाए सीख गए कि भैया कैसा भी हो दोबारा चले जाएंगे, लेकिन अभी तो 20 मिनट में यहाँ से वापस निकलना है। और फिर धीरे धीरे मेंटल ऐसा सेट हो गया कि हमने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक एवरी टाइम सेट करके रखा। आज भी सुबह जंगल के लिए निकलता हूँ तो घड़ी देख करके निकलता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कभी आधा घंटा लेट निकलूँगा, कभी आधा घंटा पहले निकलूँगा, कभी बाद में कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं दुनिया के हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल नागरिक बनना है, सफल पिता बनना है, सफलता के पायदान को चढ़ना है, उसकी पहली सीढ़ी है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जब हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे और 10:30 बजे विद्यालय लगता था, 10:30 में 10:35 पर पहुँचे तो वहाँ के जो प्यून होते थे वो ताले गेट को लॉक कर देते थे। बोले अब कल आना, निकलो यहाँ से बाहर, आना है तो 10:30 पे आओ, नहीं तो मत आओ। और हम लोग चला करके 10:35 पे पहुँचते थे, चला करके थोड़ा सा लेट होते थे। अरे चलता है, ये शब्द जो है ना सिर्फ भारत में चलता है, ध्यान रखिएगा। ये शब्द जापान में नहीं चलता, ये शब्द चीन में नहीं चलता। आपके यहाँ वर्किंग टाइम पीरियड पे चाय कॉफ़ी नाश्ता सब होता होगा, लेकिन चीन और जापान जाकर के देखिएगा, जापानीज और चाइनीज़ एक बार मशीन में सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अंदर 8 बजे देख करके घुसे हैं, तो वो 8 बजे से लेकर के अगर उनकी 2 बजे तक की ड्यूटी है तो 8 से 2 के बीच में ना पानी पीते हैं, ना चाय पीते हैं, ना रेस्ट करते हैं, ना हवा खाते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, हमको 8 घंटे काम करने का पैसा मिलता है, ये 8 घंटे के काम के बीच में सिर्फ काम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जिस भी व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा वो भारत को पीछे धकेलने के लिए अपने कदम उठा रहा है। आज अगर आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, सबसे पहले बच्चों को और अपने आप को इस बात की अवेयरनेस लेकर के आइएगा कि हमारे यहाँ हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट में चलेगी। एक दिन में सुधरता है टाइम मैनेजमेंट अगर आप चाह ले मात्र बस तो, लेकिन आप चाहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर खुद ही 8:30 पे आते हैं, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो 9 बजे आता है, तो फिर आना जाना एडजस्टमेंट लाइफ चलती है। ये एडजस्टमेंट लाइफ वाले लोग लूजर्स होते हैं, विनर्स और टॉपर्स नहीं होते। सिखाया था उसको सीख को आज भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, बिल्कुल टाइम देख करके चलता हूँ और मुझे जो चाहिए है वो बिल्कुल मुझे मेरे टाइम पर मिलता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर जितने भी गणमान्य लोग मुझे गौर से सुन रहे हैं, जो भी लोग में मान्य हैं और देश को लीड कर रहे हैं, वे अगर समय प्रबंधन सीख पाएँ तो उनके ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पन्ना होगा। आपने सब सीखा है, चालबाजियाँ तो सब सीखी हैं, लेकिन समय प्रबंधन नहीं सीखा तो भारत के ऊपर एक दाग माथे पर आपके दिखाई देगा। मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। बच्चों को सिखा देने मात्र से
हम उसकी भावनाओं के पुट को अंदर दे नहीं सकते। बापू 9 बजे सोने चले गए, मेरे सोने का टाइम हो गया। सिद्धांत का पक्का इंसान भारत चला सकता है, देश चला सकता है, धर्म चला सकता है, लेकिन अगर सिद्धांत का पक्का नहीं है तो फिर सब कुछ मुश्किल है बंधुओं। हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन गुरुवर हमेशा एक बात कहते थे, चूंकि आज विद्यालय के प्रांगण के बीच में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने नौनिहाल बच्चे हैं, उन बच्चों में उम्मीदें हैं, उत्साह है, अबोध है, वे कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको पढ़ाने वाले शिक्षक जानते हैं। उनको पढ़ाने वाले शिक्षक जानते हैं कि हमारे हाथ का पढ़ाया हुआ कहाँ तक पहुँच पाएगा। बताइए आप, आपके हाथ का पढ़ाया हुआ कहाँ तक पहुँच पाएगा? महाराज, उसकी जैसी योग्यता होगी वहाँ तक पहुँच पाएगा। इतना ही अगर उसको उसके भाग्य पर छोड़ना होता तो फिर आपके हाथ पर छोड़ने से कोई फायदा नहीं मिला। आपके हाथ पर छोड़ा कि ये इस बच्चे को इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है, ये इसके भाग्य की नहीं, भाग्य विधाता शिक्षक की जवाबदारी है। 300 बच्चों 400 बच्चों का विद्यालय है, 1000 बच्चों का विद्यालय है या 5000 बच्चों का विद्यालय है, ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, ये तो तय है। सबका क्षयोपम अलग अलग होगा, सबके ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग होगी, लेकिन शिक्षकों की दान देने की शक्ति कैसी है? शिक्षक दान देने के मामले में ईमानदार है कि नहीं, ये बात देखनी है। आचार्य श्री जी कहते हैं विद्यालय के साथ हथकरघे का ऐसा संबंध होना चाहिए। हथकरघे का संबंध विद्यालय के साथ गुरुदेव बार बार कहते थे, गुरुवर कहते थे कि ये बच्चे बड़े होंगे 400। 12वीं क्लास से निकलने के बाद जब इनके यहाँ इसमें से कोई बच्चा किसी किराना की दुकान में 6000 रुपए की नौकरी कर रहा होगा तो शिक्षक के माथे पर कालिक पुती होगी, किस विद्यालय में पढ़े थे कि तुम अपने जीवन के उपार्जन के लिए सही पैसा नहीं कमा पाए। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आचार्य भगवंत ने ज्ञानोदय विद्यापीठ, प्रतिभास्थली, जो 5 बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें करीब 6500 बेटियां पढ़ती हैं, उन बेटियों के बीच में गुरुवर ने जो बात रखी वो बात आप सबके बीच में भी विचारनी है। हमारा बच्चा विद्यालय से निकलेगा, निकलने के बाद जॉब सर्च करने के लिए पूना, बेंगलोर, बंबई जाएगा, वहां पर जाकर के 4.5 का पैकेज लेकर के आएगा, तब जाकर के बच्चा सफल माना जाएगा। गुरुवर को ये बात नागवार गुजरी। गुरुवर ने 7वीं क्लास की बच्ची से 6वीं क्लास से बाहर का काम सिखाया, 7वीं क्लास की बच्ची को हथकरघा चलाना सिखाया। 7th क्लास में एक सब्जेक्ट रख दिया हथकरघा। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 6 साल तक उस बच्ची ने हथकरघा सीखा। आज वह बच्ची जब 12वीं क्लास से अपने विद्यालय से बाहर जाती है तो महीने में एक साड़ी अपने हाथ से बना करके 48,000 रुपए की एक साड़ी बेचने का हुनर रखती है। मतलब विद्यालय से निकलने वाले हर विद्यार्थी को 100% जॉब की गारंटी दी विद्यालय ने। एक भी बच्चा हमारे विद्यालय से निकला भूखा नहीं मरेगा, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, अपने घर में हथकरघा चलाएगा। उसको घर में हथकरघा चलाने की सामर्थ्य नहीं है। हथकरघा बहुत सस्ती चीज होती है, मात्र 50,000 रुपए में हथकरघे का एक छोटा सा सेटअप जो है आप अपने घर के अंदर सिर्फ 6 बाई 9 की जगह पर इम्प्लांट कर सकते हैं। 6 फुट बाई 9 फुट की जगह में आप एक हथकरघा लगा सकते हैं। अगर आपको हथकरघा चलाना आता है तो आप सुबह 7 बजे हथकरघे पर बैठेंगे, 12 बजे तक के पहले आप 3 साड़ियों का कपड़ा बुन करके निकाल चुके होंगे। सोचिए आप, दिन के सुबह के 5 घंटे में आपका मन नहीं कर रहा है, आप रात के 9 बजे बैठिए,
आपको नींद नहीं आ रही है, आप रात के 2 बजे हथकरघा चलाइए, आपके हाथ में है हथकरघा। पहले आर्ट आना चाहिए, स्किल मैनेजमेंट इसका नाम है। इसी के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है भारतीय विकास प्राधिकरण और विकास कौशल के नाम पर, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर छोटे छोटे विभाजनों में दुनिया भर में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। 7वीं क्लास में बच्चे को हथकरघा सिखाइए। 6 साल तक बच्चा हथकरघे के मामले में बारीकियों में एक्सपर्ट होगा। वो अपने हाथ से जॉर्जेट की साड़ी बना सकता है, वह फूल वाली कसीदाकारी वाली साड़ी बना सकता है, वो कोसा की साड़ी बना सकता है, वो खादी की साड़ी बना सकता है, वो तिरंगा बना सकता है, वो नैपकिन बना सकता है, वो बेडशीट बना सकता है, वो टॉवेल बना सकता है, वो पैंट का कपड़ा बना सकता है। हथकरघे ने कमाल किया। डेनिम का जीन्स बेटियों ने हथकरघे में बना करके दिखा दिया, और बिल्कुल सॉफ्ट 100% कॉटन। इससे आचार्य महाराज को इतनी संतुष्टि मिली, गुरुदेव ने कहा अब इस विद्यालय से पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जब 12वीं क्लास को छोड़ करके बाहर निकलेगा तो उसको ये संशय नहीं रहेगा कि मैं कहीं संसार में जाऊंगा तो भूखा तो नहीं मर जाऊंगा। आप लोगों को भी, शिक्षक महोदय भी महीने का 40,000 तो नहीं पाते होंगे, ये बात बिल्कुल तय है। 15,000, 17,000, 20,000, 22,000 इसमें आप अपना घर चलाते हैं। लेकिन अगर आपके इस विद्यालय में हथकरघा भी लग जाए, इस विद्यालय में नहीं दुनिया के हर विद्यालय में हथकरघा लग जाए, 7वीं क्लास से हथकरघा सिखाया जाए, 6 साल तक हथकरघा बच्चियां सीखेंगी। आधे घंटे का टाइम पीरियड आपको सेट करना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। आप जैसे ही हथकरघा चलाना सीखेंगे, एक बार पुनः हर दिल और दिमाग में बापू का चरखा अपने आप दिखाई देने लगेगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। मलयगिरी का चंदन माथे पर क्यों लगाना पड़ रहा है? अंदर से गर्मी है, मनस्तापः, अंदर में ताप है। किस बात का? इस बात का कि अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, शादी करूंगा तो पत्नी का पेट कैसे भरूंगा, बच्चे होंगे तो उनको कपड़े कैसे पहनाऊंगा। लेकिन अगर हथकरघा चलाना आता है, मेहनती लोगों का भारत है, और वो मेहनती लोग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हथकरघा चलाएंगे, पुरुष हो चाहे हो कोई भी हो। आपको देख करके आपका बच्चा सीखेगा, महिला सीखेगी, घर के 4 लोग सीखेंगे। 4 हथकरघे घर में चला दीजिए, उसमें से रोज के 100 मीटर कपड़े बुलाइए, बुनिए, तैयार करिए, 5 साड़ियाँ रोज निकालिए, व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन करिए, उसको धोइए, साफ करिए और मार्केट में ला करके उपलब्ध करा दीजिए। महाराज कौन खरीदेगा? बना देंगे तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सिर्फ बनाने और सीखने का संकल्प लीजिए। खरीदने के लिए ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली आचार्य भगवंत ने श्रमदान हथकरघा तैयार किया है। मन की आपस में बहुत सारे ऐसे प्रकल्प तैयार किए हैं कि जिनमें आप उन सेंटरों में जाकर के आप अपने हाथ का बुना हुआ हथकरघे का कपड़ा बेच सकते हैं, अपना पारिश्रमिक ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित जी सकते हैं। आज ये बच्चे यहाँ से जब बड़े होकर के निकलेंगे, यहाँ के शिक्षक बताएं, क्या आप इनको 100% जॉब की गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको भी शंका है, आप खुद जानते हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पढ़ाते हैं। शिक्षक की मानसिकता है कि मुझे जॉब मिलेगा, जिस जॉब के माध्यम से मैं अपना परिवार का पोषण करूंगा। जिस दिन शिक्षक की मानसिकता हो जाएगी कि मेरा परिवार तो पोषित होगा ही होगा, ये हर एक बच्चा मेरी आंख के सामने डेवलप होगा, ये मेरी गारंटी है। कौशल विकास में आप हथकरघा ले लीजिए, आप कोई दूसरी इंडस्ट्री का कोई आइटम ले लीजिए, पर्स बनाना ले लीजिए, चटाई बुनना ले लीजिए, आप कोई ऐसा और भी काम ले लीजिए। हमारे यहाँ तो घास की चटाई बुन करके लोगों ने करोड़ों कमाए। आप देखिए पेंटालून्स में
पेंटालूज में अभी एक घास की चटाई का एग्जीबिशन हुआ था। उसमें सबसे महंगी चटाई 1,40,000 रुपए की बिकी। वो एक घास की चटाई ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मलमल का कपड़ा हो, और है वो घास का। ये कलाकारी का खेल है, हाथ की कलाकारियाँ अगर शिक्षक लोग इन विद्यार्थियों को भी दे पाएँ तो इन विद्यार्थियों का स्वतंत्रता दिवस तो सिर्फ आपकी कृपा से मना लिया जाएगा। अदरवाइज हम बहुत कुछ बातें तो कर जाएंगे लेकिन कुछ दे नहीं पाएंगे। ये इन्हीं में से कोई गुंडा निकल गया, इन्हीं में से कोई चोर निकल गया, इन्हीं में से कोई रॉबरी करने वाला निकल गया तो आपको लगेगा अरे हमारे यहाँ से ऐसा हो गया। इसको शुरुआत से सिखाना पड़ता है। स्वतंत्र भारत में माथा उठा करके जीना है तो देश के हर नागरिक को अपना पेट पालने की कला सीखनी होगी। उस पेट पालने की कला सिखाने के लिए ना आपको कॉलेज जाना है, ना आपको MBA करना है, ना CA CFA करना है। आपको 7वीं क्लास में सिर्फ एक हथकरघा सिखाने का उपक्रम शामिल करना है। 12वीं क्लास तक बेटियां अपने आप उस जुनून में घुस चुकी होंगी, लड़के उस जुनून को स्वीकार कर चुके होंगे। एक टॉबिल मार्केट में लेने जाएंगे तो जो पावर लूम्स की टॉबिल्स होती हैं वे टॉबिलें जो हैं वो आपको 150-200 रुपए की मिलेगी। हथकरघे की जो टॉबिल है 100% कॉटन है तो वो हो सकता है 270 रुपए की मिले। लेकिन आप अगर उसको बना करके मार्केट में जाएंगे, दिन में 10 टॉबिल बनाई तो 1500 रुपये रोज का कमा लिया ना। महीने का 45,000 रुपये के आदमी हो गए। अपना माथा अपने हाथ में लेकर के चलने लगे। ना किसी की नौकरी करनी है ना कुछ करना है, अपने घर में है साहब, हमारी मर्जी होगी हथकरघा चलाएंगे। हमको पैसा पैदा करना है, हमने हथकरघा चलाया, काम किया, ख़त्म कर लिया। कुछ भी बना सकते हैं आप। गुरुवर की ये ऊंची सोच थी। इस ऊंची सोच के साथ आचार्य भगवंत ने हथकरघा को बहुत दूर तक प्रमोट किया। आचार्य जी कहते थे सिर्फ अपने धर्म का पालन करने से आप धार्मिक नहीं हो जाते, देश सबसे पहले होता है। और देश में रहने वाले हर नागरिक का दर्द आपका दर्द जिस दिन बनेगा नहीं, तब तक आप भारत के प्रति जवाबदार दिखाई नहीं देंगे। ये हथकरघे का प्रकल्प इस विद्यालय में भी लगे। इस हथकरघे के प्रकल्प को अगर आप मुझे दूर तक सुन रहे हैं तो आप दूर तक अपने विद्यालय में भी मॉडल लागू करेंगे तो आपके विद्यालय में 1500, 1600, 2000 बच्चे हैं। ये जिस दिन भी 12वीं क्लास पढ़ के बाहर निकलेंगे, कम से कम 40,000 रुपये महीना कमाने का हुनर उस विद्यालय से साथ में लेकर के निकलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस तो है, लेकिन एक हुनर ऐसा है कि हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। इसमें कोई इंडस्ट्री नहीं डालनी, मात्र 50,000 रुपये का इन्वेस्ट होता है। लकड़ियों के पार्ट्स जोड़ करके उसमें ताना बाना बुना, धागा चढ़ाया, हुनर बस हो आपके पास और आप कर सकते हैं। भारत में जितना कपड़ा बनता है उसका 40% हैंडलूम से यूज़ होता है। 60% जितने भी सेंट्रलाइज मशीनें हैं पावर लूम्स की हैं वो होती हैं। 40% हैंडलूम का आज भी यूज़ होता है। धीरे धीरे इसको प्रमोशन मिल रहा है। जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो पावर लूम्स का रेट गिरेगा और धीरे धीरे आप प्रचलन में आएंगे। एक नए स्वतंत्र भारत की और शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। कल वो जो क्रांतिकारी हमारे लिए जान दे कर के गए, उनको लगता था कि भारत भूमि को बचाने के लिए मरना जरूरी है। आज भारत को भारत बनाए रखने के लिए जीना जरूरी है। प्रतिभा पलायन को रोकना जरूरी है। जापान का कोई भी बच्चा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो जापान उससे सिग्नेचर करा लेता है। तय करो शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम जापान में वापस आकर के 4 साल जॉब करोगे। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा अमेरिका जाता है, IIT का इंजीनियर बनता है और सीधे विदेश में जाकर के रहने लगता है। वो दूसरे देश के प्रति तो वफादार है लेकिन अपने भारत के प्रति वफादार नहीं है। ये वफादारी इजराइल से सीखिएगा, ये वफादारी यूक्रेन से सीखिएगा,
ये वफादारी जापान और चीन से सीखिएगा। चीन ने तो बड़ा कमाल किया। चीन और वियतनाम दो देश ऐसे हैं, इन दो देशों ने अपनी भाषा नहीं बदलने के कारण अभी तक उनके यहाँ से IITian तैयार नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, अभी आपके यहाँ का जो IIT है ना, ये 40 लाख से स्टार्ट होती है आज की डेट पे। अगर कोई IIT का इंजीनियर है तो उसको पहला प्लेसमेंट 40 लाख का कम से कम मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि चीन के बच्चों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया है। चीन के बच्चों ने, वियतनाम के बच्चों ने जो सिर्फ चाइनीज़ पढ़ते थे, उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया है। अब उनके बच्चे जब IIT करके आएंगे तो यही IIT जो आज 40 लाख की है, ये आने वाले सिर्फ 6 साल में सिर्फ 10 लाख की बचेगी। सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन होने वाला है तो अब IITians का। ये IIT जो हैं, बड़े बड़े प्रबंधन के संस्थान जो हैं, ये तभी तक इनकी बल्ले बल्ले थी जब तक चीन इस मार्केट में नहीं घुसा था, जब तक वियतनाम और उत्तर कोरिया इस मार्केट में नहीं घुसा था, तब तक IIT का मार्केट बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ ले रहा था। अब IIT के मार्केट पर चीन के बच्चों ने भी कदम रख दी है। अब चीन अपने देश में बच्चों से कह रहा है कि तुम भी IIT करके जॉब सर्च करो। जिस दिन चीन से बच्चे निकल करके IITian बनना शुरू करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो आपको आज 40 लाख देती थी, वो आपसे कहेंगी हमको दूसरा एम्प्लॉय मिल रहा है, वो 20 लाख ले रहा है, तो आप कहेंगे हमको 19 में रख लीजिए। फिर वो मल्टीनेशनल कंपनियां कहेंगी कि वही जो 40 लाख का जॉब वाला हमको 12 लाख में मिल रहा है, तो आप कहेंगे हमको 10 ही लाख दे दीजिएगा, काम पे रख लीजिए। सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन होने वाला है IIT का। जब इनका डिवैल्यूएशन होगा उस समय ये स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम हथकरघा एक बार पुनः अपनी कीमत तय करके दिखाएंगे कि अच्छा था हमारे बुजुर्गों ने और साधु संतों ने इस बात पर विचार किया कि हथकरघा बच्चों को विद्यालय में सिखा दो। कोई भी बच्चा अपने जीवन में कभी भूखा नहीं मरेगा, चोरी नहीं करेगा। फिर आप सीना ठोक के इस बात को कह सकते हैं, हमारे यहाँ का निकला हुआ विद्यार्थी एक भी देश में बेरोजगार नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी मातृभूमि की सेवा कहलाएगी। इस बात को आप सभी गंभीरता से समझेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे पास कहने करने के लिए बहुत लंबा संवाद है। मैं प्रतिदिन अपने इस संवाद को दे रहा हूँ। आप लोग मुझे YouTube चैनल के माध्यम से लगातार सुनते हैं, पूरा देश सुनता है। उसका फीडबैक सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास लगातार आते रहते हैं। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, इतने सारे लोग हमको गुड कमेंट करते हैं, इतने सारे लोग सुझाव देते हैं। वो बार बार कहते हैं कि इस विषय पर आपकी एक बार और मोहर लगनी चाहिए। लेकिन आज इस स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहला प्रासंगिक विषय है हथकरघा। अगर आपने उस हथकरघे की कीमत समझी, विद्यालय के लोगों ने समझी, अभी आपके पास प्रोमाइसेस है, आप चाहें तो समाज का सहयोग लेकर के यहाँ पर सिर्फ 15 हथकरघों से शुरुआत करिएगा। 10 लाख रुपए में 15 हथकरघे बहुत अच्छे से लग करके तैयार हो जाएंगे सेटअप के साथ। 3 महीने में शिक्षक भी सीखें, क्योंकि शिक्षक के ऊपर भी एक गाज है। 15-17 हज़ार रुपये में कैसे अपना ज़िंदगी भर पेट पाल लेंगे। और जब पता है कि VRS में जब 1 करोड़ रुपए लास्ट में नहीं मिलने वाला है, तब तो और दिक्कत होती है। तो आप भी हथकरघा सीखिएगा। जिस दिन घर में चलाना सीख जाएंगे तो आप कम से कम हथकरघे से 40,000 रुपये आप भी कमा पाएंगे। तो आपका डबल बिजनेस होगा, देश का उत्थान होगा, विकास होगा। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको परतंत्रता में ज़्यादा बांधना नहीं चाहूँगा। आपने जितना समय मुझे दिया उस धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपके अंतर्मन को साधुवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।